जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको हम हर प्रश्न को बहुत ही विस्तार से और पूरा डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विंता घाटी किस जिले में स्थित है। यहाँ पे जिला पूछ रहा है, विंता घाटी कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो विंता घाटी जो है दोस्तों वो बस्तर जिले में स्थित है। ठीक, बस्तर जिले में स्थित है। और बस्तर जिले में और कौन सा घाटी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना विंता घाटी। ठीक है, बस्तर जिले में विंता घाटी है। दूसरा कौन सा घाटी है दोस्तों, यहाँ पे है कांगेर घाटी, विंता घाटी, कांगेर घाटी। और कौन सा है, इसमें है दरभा घाटी। दरभा घाटी भी किसमें है, ये बस्तर जिले में स्थित है। और वास नदी घाटी, वास नदी घाटी भी कहाँ है, ये भी बस्तर जिले में स्थित है। तो बस्तर जिले में इतने सारे घाटियां हैं। ठीक, अब देख लेते हैं सुकमा में। ठीक है, तो सुकमा में कौन सा घाटी है, इसमें है झीरम घाटी। ठीक है, इसमें है झीरम घाटी। हम देखिए डिटेल में बाकी जिलों बाकी घाटियों के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विंता घाटी तो पूछा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बार बार एग्जाम में पूछेगा। इसलिए पूरा डिटेल से देखिए और सभी घाटियों के नाम याद कर लिए कि कौन से जिले में कौन सी घाटी स्थित है। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। ये झीरम घाटी हो गया। ठीक है, अब कोंडागांव में कौन सा घाटी है, इसमें है तेलिन घाटी। कोंडागांव में दोस्तों यहाँ पे तेलिन घाटी स्थित है। अब कोरिया जिले में दो घाटी प्रमुखता स्थित है, कौन कौन से, एक तो है सोनहत घाटी। ठीक है, एक है सोनहत घाटी और दूसरा कौन सा है, दूसरा है बालम घाटी। ठीक है, सोनहत घाटी और बालम घाटी ये दोनों कहाँ है, कोरिया जिले में स्थित है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, विंता घाटी जो है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए, एक पॉइंट हो गया। ठीक, अब झीरम घाटी जो है जो कि सुकमा जिले में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तेलिन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें तेलिन माता का मंदिर है। ठीक है, तेलिन घाटी में क्या है, तेलिन माता का मंदिर स्थित है, इसीलिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जो कोरिया जिले में सोनहत घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अर्ध कोकिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, अर्ध कोकिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, इनको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ को किस काल में प्राक कौशल कहा जाता था। आप जानते हैं इतिहास में छत्तीसगढ़ का विभिन्न समय में विभिन्न नाम रहा है। ठीक है, अलग अलग नाम रहे हैं। तो प्राक कौशल जो है किस काल में कहा जाता था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं रामायण काल में क्या कहा जाता था। रामायण काल में दोस्तों दक्षिण कौशल कहा जाता था। दक्षिण कौशल ये किसमें कहा जाता था, ये रामायण काल में कहा जाता था। उसी प्रकार से महाभारत काल में क्या कहा जाता था, महाभारत काल में प्राक कौशल कहा जाता था। ठीक है, रामायण काल में दक्षिण कौशल और महाभारत काल में प्राक कौशल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। सातवाहन काल में क्या कहा जाता था, सातवाहन काल में अधिष्ठी कहा जाता था। ठीक है, सातवाहन काल में अधिष्ठी कहा जाता था। और ये किसके अनुसार अधिष्ठी कहा जाता था बताया गया है, तो एक मिस्र यात्री थे दोस्तों। ठीक है, मिस्र यात्री कौन थे, टॉलमी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था, ये कौन थे, मिस्र यात्री थे। इनके अनुसार सातवाहन काल में अधिष्ठी कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। और गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिणापथ। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था या फिर कौशल कहा जाता था। दक्षिणापथ या कौशल कहा जाता था। एक चीज आपको और याद रखना है। ठीक है, मुगल काल में, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में दोस्तों रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। तो देखिए सबको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पूछा था सिर्फ प्राक कौशल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जाता था। अब हमने क्या क्या बता दिया, रामायण काल का भी बता दिया, सातवाहन काल का भी बता दिया, किसके अनुसार है ये भी बता दिया, गुप्त काल में क्या कहा जाता था ये भी बता दिया, और मुगल काल में क्या कहा जाता था ये भी बता दिया। अब यहाँ से अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपका नहीं चुकेगा। आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, खाली ऑब्जेक्टिव में आंसर बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या फायदा है आपका। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो वीडियो को डिटेल से पढ़िए। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो खराब लगेगा, कुछ भी लगेगा, अच्छा लगेगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लगेगा तो खराब बताइएगा। जहां भी आपको फीडबैक देना है कि यहाँ पे ये हो सकता है सर, या फिर यहाँ पे ये गलत है सर, यहाँ ये सही है सर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है तीसरा, छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो देखिए महाजनपद से आप क्या समझते हैं, भारत को
कुल मिलाकर के 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। ठीक है, भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। तो भारत को दोस्तों 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक महाजनपद कौन सा था? एक था दोस्तों चेदी महाजनपद। और छत्तीसगढ़ जो है हमारा वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत में आता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था? चेदी महाजनपद के अंतर्गत में आता था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, जो चेदी महाजनपद थी इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ये कौन से क्षेत्र में पड़ता था? तो ये बुंदेलखंड के पठार में पड़ता था दोस्तों। ठीक है, किसमें? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र में ये पड़ता था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ को जो चेदी महाजनपद है इस समय क्या कहा जाता था? इस समय कहा जाता था चेदिसगढ़। क्या कहा जाता था? चेदिसगढ़ कहा जाता था। ठीक है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण इसको चेदिसगढ़ कहा जाता था। और कालांतर में अपभ्रंश होकर के ये क्या बन गया? ये छत्तीसगढ़ बन गया। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किनके द्वारा कहा गया है? ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार हीरालाल जी के द्वारा। ठीक है, हीरालाल जी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के समय चेदिसगढ़ कहा जाता था। अब यहां से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। कौन कौन से महाजनपद? छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? चेदी महाजनपद, एक प्रश्न हो गया। दूसरा पूछा था भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद, ये तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सुक्तिमती, ये चौथा प्रश्न हो गया। ठीक, और ये कौन से क्षेत्र में आता था? बुंदेलखंड के पठार में, चौथा प्रश्न। पांच प्रश्न हो गए। ठीक है, चेदिसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के समय क्या कहा जाता था? चेदिसगढ़ कहा जाता था। और चेदिसगढ़ किसके अनुसार कहा जाता था? तो हीरालाल जी के अनुसार कहा जाता था। तो यहां से 5-6 प्रश्न कुल मिलाकर के बन जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, गौरलाटा चोटी कहां पर स्थित है? ठीक है, गौरलाटा चोटी के बारे में पूछा है, ये कहां पर स्थित है, स्थान पूछा है। ठीक है, तो देखिए गौरलाटा चोटी जो है दोस्तों वो सामरी पाट में स्थित है। इसको आपको याद रखना है, सामरी पाट में। सामरी पाट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुसमी पाट। सामरी पाट को ही कुसमी पाट कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? ऊपरी घाट भी कहते हैं। इसी को दोस्तों ऊपरी घाट भी कहा जाता है। और ये गौरलाटा चोटी जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गौरलाटा चोटी। ये किसमें है? सामरी पाट में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1225 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब ये जिला पूछ देता है कि ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों बलरामपुर जिले में। ये कौन से जिले में है? बलरामपुर जिले में स्थित है। अब बाकी जो है जसपुर पाट, ये कौन से जिले में है? तो ये जसपुर जिले में स्थित है। मैन पाट कौन से जिले में स्थित है? ये सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला इसको कहा जाता है। ठीक है, और जमीर पाट कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी बलरामपुर जिले में स्थित है। अब यहां पे एक बात और नोटिस करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पे दिशा पूछता है। ठीक है, दिशा किस प्रकार से? जैसे यहां पे हो गया सामरी पाट। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? सामरी पाट हो गया। तो इसके इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में है दोस्तों जमीर पाट। इस डायरेक्शन में जमीर पाट। और इसके इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में दोस्तों लहसुन पाट। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है? लहसुन पाट। ठीक है, हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि सामरी पाट के पूर्व में जमीर पाट है या पश्चिम में लहसुन पाट है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, सुक्तिमती पर्वत कहां पर स्थित है? ठीक है, तो सुक्तिमती पर्वत स्थित है दोस्तों धमतरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और धमतरी में ही क्या है? सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत, इसी को क्या कहता है? इसी को कहते हैं सुक्तिमती पर्वत। सिहावा पर्वत को ही सुक्तिमती पर्वत कहा जाता है। ये कहाँ है? धमतरी जिले में स्थित है। अब कोरिया जिले में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें है कैमूर पर्वत श्रृंखला। कौन सा है दोस्तों? कैमूर पर्वत श्रृंखला है कोरिया जिले में। सूरजपुर में स्थित है सीतालेखनी की पहाड़ी। सीतालेखनी की पहाड़ी या सीतालेखनी पर्वत। ठीक है, जसपुर में क्या है? इसमें है मधेश्वर पहाड़। जसपुर में है मधेश्वर पहाड़। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में आता है? चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस नदी अपवाह तंत्र में आता है? तो छत्तीसगढ़ में जो 5 नदी अपवाह तंत्र है, कौन कौन से? गोदावरी अपवाह तंत्र,
नर्मदा अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र, और एक आता है दोस्तों ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। कौन सा? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। अब इसका जो है कुल भाग देख लेते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 28.64% भाग आता है। नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत 0.55% भाग आता है। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 56.15% भाग आता है। और सोन या गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत 13.63% भाग आता है। और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 1.03% भाग आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिशत। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किसमें आता है ये देख लीजिए। सर्वाधिक भाग आता है महानदी अपवाह तंत्र में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर्वाधिक या सबसे ज्यादा भाग इसमें आता है। और न्यूनतम या सबसे कम भाग अगर आपसे पूछेगा तो सबसे कम भाग आता है दोस्तों नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, चांपा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ठीक, तो केलो नदी को कहते हैं रायगढ़ की जीवन रेखा। हसदेव नदी को कहते हैं दोस्तों ये चांपा की जीवन रेखा। आगर नदी को कहते हैं मुंगेली की जीवन रेखा। और खारू नदी को कहते हैं रायपुर की जीवन रेखा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्या पूछा है? चांपा की जीवन रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसदेव नदी। यहाँ पे तट भी पूछता है ना, रायगढ़ किस नदी के तट पर है? तो केलो नदी। चांपा किस नदी के तट पर है? हसदेव नदी। मुंगेली किस नदी के तट पर है? आगर नदी। और रायपुर किस नदी के तट पर है? तो खारू नदी। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सरना देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो सरना देवी का मंदिर स्थित दोस्तों डीपाडीह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरना देवी का मंदिर है डीपाडीह में स्थित है। ठीक है, सरना देवी का मंदिर। ये कौन सी नदी यहाँ से बहती है? तो यहाँ से कन्हार नदी बहती है। ठीक है, जिला अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो जिला क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर जिले में स्थित है। अब बाकी को देख लेते हैं। ताला गांव में कौन सा मंदिर है? इसमें है देवरानी जेठानी का मंदिर। आप जानते हैं देवरानी जेठानी का जो मंदिर है ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर ये ताला गांव में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है करके पूछता है तो ये मनियारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, टीमर लगा में कौन सा मंदिर है? तो इसमें नाथल दाई का मंदिर है। नाथल दाई का मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर? टीमालगर नामक स्थान पर। ये कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो ये महानदी के तट पर स्थित है। अब पीथमपुर देख लेते हैं। ठीक है, पीथमपुर में कौन सा मंदिर है? तो इसमें है कुलेश्वर महादेव मंदिर। पीथमपुर में है कुलेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पीथमपुर में स्थित है। और पीथमपुर जो है कौन सी नदी के तट पर है? तो ये हसदेव नदी के तट पर है। ठीक है, ये हसदेव नदी के तट पर है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन महानदी बेसिन की नदी नहीं है? जो 4 नदियां दी हुई हैं इनमें से कौन महानदी बेसिन की नदी नहीं है? तो महानदी बेसिन क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं ना। ठीक है, यहां पे आप चित्र में देख लीजिए। इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको यहां से और इसको यहां से विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, और इसको इस प्रकार से। तो ये वाला भाग जो है दोस्तों उसको कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? जसपुर पाट। इसको कहते हैं जसपुर पाट का पठार। ठीक है, और ये जो मध्य वाला हिस्सा है इसको कहते हैं दोस्तों महानदी बेसिन। ये मध्य भाग जो है उसी को कहते हैं महानदी बेसिन। और ये लास्ट वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? दंडकारण्य का पठार। इसको बोलते हैं दोस्तों दंडकारण्य का पठार। अब ये किस आधार पर विभाजित किया गया करके पूछता है तो ये प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है उसके अनुसार जो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे आप समझ गए महानदी बेसिन पूछ रहा है। तो महानदी बेसिन की नदी नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो महानदी बेसिन इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। शिवनाथ नदी जो है ये महानदी बेसिन का भाग है। अर्पा नदी भी महानदी बेसिन का भाग है। और इंद्रावती नदी जो है दोस्तों ये क्या है?
एक मिनट दोस्तों, इंद्रावती नदी जो है ये महानदी बेसिन का भाग नहीं है। ये किसका नदी का भाग है? ये दंडकारण्य का भाग है। ठीक है, ये किसका है? दंडकारण्य का भाग, दंडकारण्य के भाग में बहने वाली नदी है। और रिहंद नदी जो है दोस्तों वो सरगुजा बेसिन, ये कि सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में बहती है। ठीक है, तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में या फिर सरगुजा बेसिन पे बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं महादेव मुड़ा। ठीक है, सॉरी, ये टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है दोस्तों वो कौन से नदी पर स्थित है? तो ये महादेव मुड़ा नदी पर स्थित है। एक छोटी सी नदी है, बहुत छोटी सी नदी, महादेव मुड़ा नदी। ठीक है, तो ये टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है वो महादेव मुड़ा नदी पर स्थित है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये मैनपाट क्षेत्र में स्थित है। मैनपाट क्षेत्र में स्थित है। मैनपाट क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ये सरगुजा जिला के अंतर्गत में आता है। ठीक है, और मैनपाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं और इसको कहते हैं छोटा तिब्बत। ठीक है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है मैनपाट को। तो अब प्रश्न में पूछा क्या है दोस्तों? प्रश्न में पूछा टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सरगुजा जिला में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। जो मैन पार्ट है दोस्तों, ठीक है, मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी है करके पूछता है, तो इसकी ऊंचाई है 1158 मीटर। ठीक है, यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहां से मांड नदी का उद्गम होता है। तो इस सभी पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अबूझमाड़ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक विशेष स्थान, अज्ञात पर्वत, सघन जंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अबूझमाड़ दो शब्दों से मिल करके बना है। कौन कौन सा? एक तो होता है अबुझ और दूसरा है माड़। ठीक है, तो अबुझ का अर्थ होता है अज्ञात। ठीक है, अबुझ का अर्थ होता है अज्ञात और माड़ का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो अबुझ माड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अज्ञात पर्वत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 12वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं पूछा है, प्रमुख कार्यकर्ता पूछा है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद में हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। पहले स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1923 में। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। किसने गठन किया था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने मिलकर के स्वराज दल की गठन किया था। कब किया था? असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात। असहयोग आंदोलन को जब स्थगन होता है उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी ने मिल करके एक अलग दल बनाने का निश्चय किया और उसका नाम दिया स्वराज दल। ठीक है, कब किया था? 1923 में इसका गठन किया था। अब देख लीजिए, जो ई राघवेंद्र राव हैं और उनके साथ ही साथ बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ये दोनों जो है स्वराज दल के प्रमुख, स्वराज दल के कार्यकर्ता थे। तो ये कहाँ के कार्यकर्ता थे? ये बिलासपुर के कार्यकर्ता थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह से स्वराज दल के कार्यकर्ता बने। ठीक है, तो उसमें से बिलासपुर के कार्यकर्ता कौन थे? ई राघवेंद्र राव और छेदीलाल बैरिस्टर। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा और शिवदास डागा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा और शिवदास डागा ये कहाँ से, यानी कि कौन से क्षेत्र से स्वराज दल के कार्यकर्ता थे? तो ये थे दोस्तों रायपुर क्षेत्र से, ये रायपुर क्षेत्र के थे। साथ ही साथ ठाकुर प्यारेलाल जी जो हैं वो राजनांदगांव से इस दल के कार्यकर्ता थे। हम आपको अलग अलग जिलों के हिसाब से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिलों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये राजनांदगांव से कार्यकर्ता थे और घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो दुर्ग जिले से कार्यकर्ता थे। तो स्वराज दल के कार्यकर्ता राजनांदगांव जिले से कौन है करके पूछेगा तो क्या बताएंगे? ठाकुर प्यारेलाल। इसलिए हम पूरा जगह के नाम भी बता दिए। ठीक है, कौन कौन सा? ई राघवेंद्र राव और छेदीलाल बैरिस्टर बिलासपुर से थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा और शिवदास डागर रायपुर से, और ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव से, और घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो दुर्ग जिले से कार्यकर्ता थे। लेकिन प्रश्न में हम वापस आते हैं, यहाँ पे पूछा है प्रमुख कार्यकर्ता कौन से। तो जब भी आपको प्रमुख कार्यकर्ता पूछेगा तो आपको ऑप्शन लगाना है ऑप्शन नंबर ए, ई राघवेंद्र राव। स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से थे ई राघवेंद्र राव।
अगला सवाल है, शक्ति जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया है? आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं, तो उनका जो नया जिलों का गठन किया गया है वो कौन कौन से जिले से अलग करके किया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जांजगीर चांपा जिले से अलग करके गठन किया गया है दोस्तों शक्ति जिले का। ठीक है, रायगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो है वो रायगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। कोरिया जिले से अलग करके बनाया गया है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। राजनांदगांव से अलग करके बनाया गया है खैरागढ़ छुई खदान और गणई जिला। ठीक है, और यहाँ से एक और जिला बनाया गया है इसी को अलग करके, जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, या मोहला मानपुर अंबागढ़ जिला बनाया गया है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, शक्ति जिले का गठन, तो ये जांजगीर चांपा जिले से अलग करके किया गया है। सॉरी, अगला है, सातवाहन कालीन साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? ठीक है, तो क्या बालपुर से मिले हैं, मल्हार से मिले हैं, नवागांव से मिले हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी स्थानों से सातवाहन कालीन साक्ष्य मिले हैं। अब ये बालपुर कौन से जिले में है? तो ये शक्ति जिले में है। ठीक है, बालपुर तो बहुत सारे गांव हैं, तो ये शक्ति जिले का जो बालपुर है वहां से साक्ष्य मिला है। मल्हार जो है ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मल्हार बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ बिलासपुर जिले में मल्हार के साथ साथ चकरबेड़ा नामक स्थान है। चकरबेड़ा नामक स्थान, यहाँ से भी सातवाहन कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये नवागांव से भी प्राप्त हुए हैं जो कि है बेमेतरा जिले में। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए देख लेते हैं। कलिंग राज को आप जानते हैं प्रसिद्ध कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन सा? कलचुरी वंश का संस्थापक था कलिंग राज। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तुमाड़ में। राजधानी को हम बाद में देखेंगे। प्रवर सेन प्रथम, ये वकाटक, ठीक है, ये है वकाटक वंश का संस्थापक। सूर ने किसका स्थापना किया था? इसने सूर वंश की स्थापना किया था, या इसी को बोलते हैं राजर्षि तुल्य। सूर वंश या राजर्षि तुल्य वंश की स्थापना किया था सूर ने। और सरभनाज ने स्थापना किया था सरभपुरीय वंश का, अपने ही नाम पर किया था। सरभपुरीय वंश की स्थापना किया था सरभराज ने। अब राजधानी थोड़ा सा देख लेते हैं। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी तुमाड़। जो कलिंग राज ने स्थापना किया था उसने राजधानी बनाया था तुमाड़ को। प्रवर सेन ने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों कहाँ को? सॉरी, इसके राजधानी का नाम नहीं बताते हैं अभी। ठीक है, प्रवर सेन प्रथम जो है वकाटक वंशीय शासक था। ठीक है, अब इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है इसके पिता का नाम था। और इसका जो पुत्र का नाम क्या था? तो इसका पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र इसके क्या पुत्र का नाम था? ठीक है, इसकी अल्प आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इसका शासन जो है दूसरा संभालता है, वो हम बाकी डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सूरवंश की जो राजधानी किसको बनाया गया था? ये आरंग को। सूरवंश ने या राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी आरंग। ठीक है, और सरभपुरीय वंश की राजधानी थी सरभपुर। 16वां सवाल है, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? तो देख लीजिए पूरा डिटेल में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन थे दोस्तों? तो अंतिम मराठा शासक थे रघुजी तृतीय। महिपत राव दिनकर कौन थे? ये थे प्रथम सूबेदार थे, या मराठा सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर। और यादव राव दिनकर जी जो हैं वो थे अंतिम सूबेदार। ठीक है, अंतिम सूबेदार कौन थे? यादव राव दिनकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक पूछता है बिंबाजी भोसले, अंतिम मराठा शासक रघुजी तृतीय, प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, और अंतिम सूबेदार हो जाएगा यादव राव दिनकर। प्रश्न क्रमांक 17 है, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं।
कंडेल नहर सत्याग्रह है क्या दोस्तों? कंडेल नामक ग्राम में क्या हुआ था, 1912 में एक नहर बना दिया जाता है, ठीक है, और नहर का निर्माण 1912 में किया जाता है, ठीक। और उसमें क्या किया जाता है, उसके पानी का उपयोग करने पर स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। इसी कारण वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और सत्याग्रह करते हैं, तो इसी को कहा जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ठीक है, 1912 में क्या हुआ था, नहर का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो नहर निर्माण कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा था 1912 में। निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, हैरियर ने, इसका निर्माण करवाया था हैरियर ने, ठीक है। अब देखिए कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये 1920 में हुआ था, तो ये ऑप्शन बी तो हमारा सही आंसर हो ही रहा है, ठीक है। अब ये कंडेल ग्राम कहाँ है, तो ये धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है पूछता है, तो धमतरी जिले में स्थित है। अब यहां से एक प्रश्न पूछता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों असहयोग आंदोलन से। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग जो आंदोलन है उसका संबंध है। असहयोग आंदोलन का संबंध किससे है, कंडेल नहर सत्याग्रह से है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 1923 में क्या हुआ था, 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह हुआ था, 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। और 1924 में क्या हुआ था, इसमें हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जो है कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1924 में हुआ था बेलगांव में, और इसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ये भी प्रश्न पूछता है, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी जो है इसके अध्यक्ष थे। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं बेलगांव अधिवेशन के बारे में, ये तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सुंदरलाल शर्मा जी जो है इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, बेलगांव अधिवेशन में। चलिए अगला देखते हैं, डांडोरा किस रियासत का प्राचीन नाम है, ठीक है, डांडोरा किस रियासत का प्राचीन नाम है, तो रायगढ़ रियासत का नहीं है, बस्तर रियासत का नहीं है, शक्ति रियासत का नहीं है, सरगुजा रियासत का है। तो डांडोरा जो है वो सरगुजा रियासत का प्राचीन नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, सरगुजा रियासत का प्राचीन नाम क्या है, डांडोरा, ठीक। एक पॉइंट देखते हैं इसमें, ये जो सरगुजा रियासत के जो राजा थे वो कौन से वंश के थे, तो ये थे रक्सेल वंश के, रक्सेल राजपूत वंश के शासक थे, ये भी पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए इसका संस्थापक जो सरगुजा रियासत है इसका संस्थापक कौन था, विष्णु प्रताप, ठीक है, कौन थे, विष्णु प्रताप सिंह इसके संस्थापक थे। अब यहां से एक और प्रश्न पूछता है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी अंबिकापुर। अंबिकापुर क्या थी, सरगुजा रियासत की राजधानी थी। अब छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत किसको कहा जाता है, शक्ति, शक्ति को सबसे छोटी रियासत कहा जाता है छत्तीसगढ़ की। यहां पर लिख देते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शक्ति। 19वां सवाल है, उदयपुर रियासत की राजधानी क्या थी, ठीक है, तो उदयपुर रियासत की राजधानी थी दोस्तों धर्मजयगढ़। अब इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी जानकारी तो इतिहास में नहीं मिलता है ना, लेकिन जिसका क्रमबद्ध सोर्स है या क्रमबद्ध स्रोत है वो कहाँ से मिलता है, कल्याण साय से, ठीक है, कहाँ से मिलता है, कल्याण साय से। कल्याण साय के बाद इसका क्रमबद्ध स्रोत मिलता है, जो कि शासन किया था कल्याण साय ने 1818 से लेकर के 1857 तक इसने शासन किया था, ठीक है। लेकिन इसके हमें इसके अंतिम शासक के बारे में पता है, ठीक है, अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक थे चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह जो है ये इसके अंतिम शासक थे, किसके, उदयपुर रियासत की, ठीक है, उदयपुर रियासत की क्या थी, राजधानी धर्मजयगढ़ थी, ठीक है। अब इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1926 से लेकर के 1947 तक। 1947 तक क्यों, देखिए
आप जानते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके पहले और कुछ रियासत को उसके बाद में भारत संघ में विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, उदयपुर रियासत भी जो है भारत संघ में विलय हो गया था 1947 में। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों किसने, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अब आज का हमारा अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ का ही नहीं, सभी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। पहला तो होना चाहिए वह भारत का नागरिक हो, दूसरा होना चाहिए वह 25 वर्ष की आयु से कम ना हो, 25 वर्ष की आयु से जो है 25 वर्ष से कम आयु का ना हो। अब तीसरा क्या है, वह पागल या दिवालिया ना हो। तो उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण आप यहाँ पे देखते जाइए, ठीक है। 18 वर्ष जो है दोस्तों किसके लिए रखा गया है, मतदान करने की न्यूनतम आयु। आप जानते हैं मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है, 18। 21 वर्ष किसके लिए रखा गया है, शादी करने की न्यूनतम आयु, लीगल जो शादी करने की न्यूनतम उम्र है वो कितनी है, शादी करने की न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष। 25 वर्ष किसके किसके लिए रखा गया है, ठीक है। अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, या अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो भी आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष किसके लिए रखा गया है, ठीक है। अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, या फिर राज्यसभा, अगर आप राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाहते हैं तब भी आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अब 35 वर्ष किसके लिए रखा गया है, पहला चीज अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 35 वर्ष। और राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। तो ये सभी उम्र को आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, हमारा आने वाला वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलेगा और कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।